नमस्कार, मैं हरेंद्र आज़ाद। आज हमारे साथ हैं संदीप कुमार जी। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही आप शिक्षाविद हैं। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आप कार्यरत हैं, आप तैयारी करवाते हैं। कई विद्यार्थियों के आप अब तक भविष्य संवार चुके हैं और आगे आपकी यही प्रयास है, पुरजोर तरीके से आप लगे हुए इस क्षेत्र में सबको सही शिक्षा मिले और तनाव रहित पढ़ाई हो। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। संदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको बहुत शुक्रिया कि आप बहुत अच्छी चीज़ कवर कर रहे हैं जो आज के डेट में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, अब हम बात करते हैं वर्तमान की, और हम सबको ज्ञात है कि अभी परीक्षा का दौर चल रहा है। स्कूली छात्र भी परीक्षा दे रहे हैं, विश्वविद्यालयों के छात्र भी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं रूप से जुड़े हुए हैं, और देश भर में तमाम प्रतियोगी छात्र हैं। परीक्षा का नाम आते ही जेहन में एक तनाव अनावश्यक रूप से या आवश्यक रूप से कहें उत्पन्न हो ही जाता है। लगता है कि अब एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या होगा। इतने सारे बर्डन होते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे घर परिवार, रिलेटिव क्या बोलेंगे, पता नहीं रिजल्ट होगा नहीं होगा। मतलब बच्चों में एक जो फियर है, और आजकल की जो स्थिति आप देख रहे हैं कि सबको अपने करियर को एक मुकाम चाहिए, यथाशीघ्र जल्दी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि नंबर को लेके आज देखिए कितना होड़ है। हर बच्चा चाहता है, उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे को एकदम 100 में 100 मिल जाए। ऐसी स्थिति हो गई है। तो इसके पीछे कौन सी लॉजिक है, क्या कौन सी अवधारणा काम कर रही है कि नंबर के पीछे सारे बच्चे भाग रहे हैं और सबको जल्दी है? अगर नहीं हो रहा है तो कई लोग कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो नहीं उठाना चाहिए। तो इन सब के पीछे जो तमाम रीजनिंग काम कर रहा है, वर्तमान जो सिचुएशन इस तरह के उत्पन्न हो गए हैं, तो इसको लेके आप पहले बताएं कि क्या कारण है, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है। हमारे सोसाइटी में जिस तरीके से सोशलाइजेशन दिया जाता है कि नंबर से ही आपके इंटेलिजेंस को डिफाइन किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पालन पोषण में जो हम बच्चों को जिस तरीके की वैल्यूज़ दे रहे हैं, उसमें हम सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात को देते हैं कि आपका नंबर कितना है, और उसी नंबर के आधार पे आपका आकलन होता है, जो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। आप लोगों का जो ये इनिशिएटिव है जो आप अभी स्टार्ट किए हैं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट का काम करेगा लोगों के अंदर। और जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बच्चे को सिर्फ एक एग्ज़ाम के रिजल्ट पे, रिपोर्ट कार्ड पे उसका आकलन मत ना करें। यदि आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने लोग थे जो जिन्होंने नाम कमाया है, चाहे वो गैलीलियो हुए, न्यूटन हुए, अल्बर्ट आइंस्टाइन हुआ, थॉमस एडिशन हुए, ये सब लोग बहुत बड़े टॉपर नहीं थे। ये लोग तो ऐसे थे जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था। थॉमस एडिशन की आप लोग कभी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए जाके, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, और उन्होंने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कितना ज़बरदस्त E=mc² की बात उन्होंने कही, जो आज भी दुनिया मानती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, उसके डेरिवेशंस को सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ, सिरे से खारिज करता हूँ कि मार्क्स सिर्फ एक क्राइटेरिया है किसी के इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करने का। तो जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरी बात को, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपके बच्चे में यूनिक क्वालिटी है कोई ना कोई, आप उसको प्लीज़ आइडेंटिफाई करें। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि वो यूनिक क्वालिटी जो आपके बच्चे के अंदर है वो बाकी किसी के अंदर नहीं है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। हर तरीके से मार्क्स से किसी का आकलन करना कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में मार्क्स 99 आ गया, 100 आ गया, 80 आ गया, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं श्रोता लोग, कि ज़िंदगी से बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है। वो आपके मैट्रिक का एग्ज़ाम, इंटर का एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, बैंकिंग का एग्ज़ाम, इन सबसे बड़ा ज़िंदगी का एग्ज़ाम है। और ज़िंदगी की दौड़ को ठीक से जीने के लिए सिर्फ मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसमें समुचित विकास करने की ज़रूरत है। और उसकी प्रक्रिया सिर्फ मार्क्स के रास्ते से नहीं जाती है, उसके लिए और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। आपने बहुत सही कहा कि समुचित विकास हो, और सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। मार्क्स ही आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अब हम इस पे बात करते हैं कि कई पेरेंट्स को ये दुविधा होता है, बच्चे को जज नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे में किस तरह की पोटेंशियल है, किस दिशा में इसकी डेवलपमेंट होना चाहिए, किस दिशा में इसको लेके जाएं, इसका करियर ऑप्शन क्या हो सकता है जिसमें वो बेहतर कर जाए। तो इस तरीके से कोई ऐसा टिप्स है, कोई जानकारी है जिससे बच्चे के पेरेंट्स जो सुन पा रहे हैं उन्हें लगे कि हम अपने बच्चे को जज कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कि मेरा बच्चा जो है इस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत बढ़िया सवाल है।
और इस सवाल का पहला जवाब तो यही है कि जो पेरेंट्स सुन पा रहे हैं और जो जज नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि आप उसके डेली रूटीन को ऑब्जर्व करिए। लगभग आप 30 दिन तक या 21 दिन तक ऑब्जर्व करिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप एजुकेटेड हैं या एजुकेटेड नहीं हैं, आप जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं, बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और इसमें एक यूनिक क्वालिटी है जो किसी और के अंदर नहीं है। उस चीज़ को बहुत ही ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बस एक काम करना है कि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, आप क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करें, डेफिनेटली आपको वो बात समझ में आ जाएगी। निश्चित रूप से आपको समय बिताना होगा अपने बच्चे के साथ, बच्चे के पोटेंशियल को, बच्चे की क्षमता को पहचानने के लिए। अब हम बात करते हैं वैसे बच्चे के बारे में। कई दफ़ा क्या होता है कि हम मनोनुकूल परिणाम हमारे नहीं आते हैं, हम वांछित परिणाम नहीं पाते हैं। उस दिशा में कई तरह की हीन भावनाएं हमारे सामने डेवलप हो जाती हैं, हम उनके शिकार होने लगते हैं, हमारे पर्सनालिटी पर उसका प्रतिकूल असर पड़ने लगता है। बच्चे को लगता है कि अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, मैं तो फेल हो गया, अब क्या कर सकता हूँ, कोई रास्ता ही नहीं रहा, अब कैसे मुंह दिखाऊंगा, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र हम पर हंसेंगे, हमारा साथ वाला टॉप कर गया, हम पीछे रह गए। तो ऐसी स्थिति में जो कुंठा वाली स्थिति होती है, उससे उबरने के क्या रास्ते हो सकते हैं? बच्चे जो इस तरीके से पीड़ित हो जाते हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, तो उनकी इस पीड़ा को कम करने का और जीवन में बेहतर करने का क्या जरिया, क्या उपाय हो सकता है? बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से रिलेट करता हूँ। अनुपम खेर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं पास होता था तो मेरे पिताजी 1 मिठाई खिलाते थे और जब मैं फेल कर जाता था तो मेरे पिताजी 2 मिठाई खिलाते थे। बहुत बड़ी बात थी। जब हमारे मार्क्स कम आते हैं, आप भी सर बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं, भगवान करे कि आप और तरक्की करें और इस तरीके से समाज की सेवा करें, लेकिन आपको भी आपका पास्ट यदि मैं रिमाइंड कराऊं या मुझे मैं खुद का अपना पास्ट रिमाइंड कराऊं, तो हम लोगों की लाइफ में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि स्कूलिंग में हमारे जितने मार्क्स आने चाहिए थे, जितना हमने उम्मीद किया था, उस हिसाब से कभी कभी कम आ जाते। उस समय यदि आप याद करें उस वक्त को या मैं याद करूँ, तो उस समय हमें लगता था कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत चाहिए। पेरेंट्स यदि ये कहें कि बच्चा फेल कर गया है, बच्चा फेलियर है, तो हमारे अंदर भी एक हीन भावना पनपती थी और पेरेंट्स थोड़ा इस तरीके से बात कर लेते थे कि अरे कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके खराब मार्क्स आए हैं, आप और अच्छे से मेहनत करो और अगली बार आप अच्छे मार्क्स लेके आए। तो एक हिम्मत बढ़ती थी और लगता था कि नहीं, इस बार हमसे गलती हुई है, अगली बार हम नहीं करेंगे। तो बात बहुत साफ है कि किसी बच्चे का यदि मार्क्स खराब आ जाता है तो उसको आप डांटिए मत, उसको मारिए मत, उसको पीटिए मत, उसको स्ट्रेस में मत डालिए। आप उसके साथ रहिए उस समय, उसको मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको सांत्वना दीजिए और उसके साथ खड़े रहिए और कहिए कि कोई बात नहीं, अगली बार आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। यकीन मानिए वो बच्चा अपनी जान लगा देगा अगली बार पढ़ने के लिए। निश्चित रूप से बच्चे को सपोर्ट की आवश्यकता है। बालमन है और जितनी विकसित होनी चाहिए दिमाग, उतना विकसित अभी हुआ नहीं है। तो उसको अगर एक प्रौढ़ दिमाग का, एक विकसित दिमाग का सपोर्ट मिलता है तो निश्चित रूप से वो कारगर होगा। अब हम थोड़ी बात करते हैं समय प्रबंधन को और तैयारी को लेकर के कि किस तरीके से जो प्रतियोगी छात्र हम लोगों को सुन रहे हैं या जो एकेडमिक में हैं, इवन मैट्रिक के जो छात्र हैं, 10+2 के छात्र हैं, तो उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए ताकि वो बेहतर कर सकें, पूरा सिलेबस कवर कर सकें और एग्जाम पर उन पर किसी तरह का फियर नहीं हो। समय का प्रबंधन कैसे हो सके, और जैसा कि हम सबको ज्ञात है अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, लगभग हर बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, तो सोशल मीडिया पर भी सब टाइम दे रहे हैं। उसके साथ भी पेरेंट्स को भी देखना है, घर के कामकाज भी हैं और पढ़ाई में भी बेहतर करना है। तो ये प्रबंधन का कुछ कला, तरीका, कुछ विशेष गुण हो तो उसके बारे में बताएं। जी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट मैं आज BHU IMS गया था मोटिवेशनल सेमिनार लेने, यही सेम क्वेश्चन मुझे शायद किसी ने पूछा था। तो आप सबसे पहले तो एक कोटेशन मैं बता देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। आप जब टाइम का मैनेजमेंट करते हैं तो आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हम रिपीटेडली करते हैं ना, उसी का कॉन्सिक्वेंसेज हमको मिलता है। यू कैन फाइंड एग्जैक्टली इन योर लाइफ व्हाट यू कैन पुट इनटू इट। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। और ये मैं फिर से वही बोल रहा हूँ जो मैंने IMS में MBBS के बच्चों के सामने आज बोला है कि आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको पता होता है कि 12 घंटे का यूटिलाइज आप कैसे करेंगे। आप 14 घंटे का, आप क्योंकि जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो आपका 14 घंटे आप जगे हुए हैं। आप मान लीजिए 7 बजे उठते हैं और रात में 10 बजे सोने जाते हैं, तो 15 घंटे के आसपास तकरीबन हो गया। तो उस 15 घंटे में आपको क्या क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या क्या करना है, उसको एक पेज पे लिख लीजिए बिना सोशल मीडिया को टच किए हुए।
और कोशिश करें आप कि उस 15 घंटे में जो आपने सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 चैप्टर आपको पढ़ना है पॉलिटी का, या 5 चैप्टर पढ़ना है हिस्ट्री का, या कुछ मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करने हैं, या कुछ ऐसे राइटिंग लिखना है, तो ये सब चीज़ें आप पहले ही लिख लीजिए कि आज हमको इतना कुछ करना है, इतना कंप्लीट करना है। तो आप बहुत अच्छे से, और जब आप सोने जाएं रात में तो आप देखें कि आपने जितना लिखा है उसमें से कितना चीज़ें आपने कंप्लीट किया, 70% किया है, 75% किया है, तो आप एक सेटिस्फेक्शन के साथ सोओगे। क्योंकि आप कितनी भी मस्ती कर लें, यकीन मानिए जब आप बेड पे सोने जाइएगा ना, तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारती है कि हमने मस्ती किया, आज के डेट में हमको पढ़ना चाहिए था, मेरा एग्ज़ाम है। तो ये एक इस तरीके से एक तैयारी की जाए तो मेरे हिसाब से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। और नहीं तो मुझे महेंद्र सिंह धोनी की एक बहुत फनी स्टोरी याद आ रही है, मैं उसको आपके सामने साझा करना चाहूँगा कि जब उनका एग्ज़ाम था, 3 दिन 4 दिन बचा हुआ था एग्ज़ाम में, तो उनको कहीं से मैच खेलने का ऑफ़र आया, बहुत पहले जब वो इंडियन कैप्टन नहीं थे और स्टेट के लिए खेला करते थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उनकी माँ ने बोला कि मैं तुमको नहीं बोलूँगी जाने के लिए, तुम अपने पिताजी से पूछ लो कि खेलने जा सकते हो कि नहीं, क्योंकि 2 दिन के बाद तेरा एग्ज़ाम है। महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने बोला कि जब पिताजी से मैं पूछने गया तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, यदि तुमने पूरे साल पढ़ाई किया है तो 2 दिन का पढ़ाई छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और पूरे साल यदि तुमने पढ़ाई नहीं किया है तो भी 2 दिन से कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए तुम बिल्कुल जाओ, मैच खेल के आओ, और वो मैच खेल के आए। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ने से शायद आप 33% या 40% मार्क्स लेके आ भी जाएं, नहीं आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो कोशिश करें कि एक निरंतर अभ्यास करते रहें, 2 घंटे 3 घंटे आप पूरे साल पूरे सेमेस्टर आप पढ़ें। तो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप रेगुलर 3-4 घंटे टाइम दें, 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए, तो ज़रूर वांछित रिजल्ट प्राप्त होगा और डेफिनेटली आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आज हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। निश्चित रूप से आपकी ये उपयोगी जानकारी इनको काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच हरेंद्र आज़ाद सर। और मुझे बहुत खुशी होगी, मैं दोबारा फिर कभी आपसे मुखातिब होऊंगा और किसी एक अच्छे विषय पे हम बात करेंगे जिससे हमारे समाज को आप और हम दोनों मिलके कुछ अच्छे नोट पे चेंज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।